ये नुकसान। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। देश की नींद खुली पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की खबर के साथ। भारतीयों के लिए सरप्राइज और पाकिस्तानियों के लिए शॉक। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। पाकिस्तान पर हमले की वीडियोस न्यूज में छा गई। लोग भागते हुए नजर आए। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान अंडर अटैक का ट्रेंड चलाया। सोचने वाली बात यह है कि सालों से शांति बनाए रखने की कोशिश करने वाले भारत को आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए भीषण आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वे इस हमले का संदेश पहुंचाएं। एक ग्रुप ने खुद को द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह ग्रुप लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। TRF के दावे और लश्कर के सोशल मीडिया पोस्ट इसे साबित भी करते हैं। हमलावरों की पहचान भी हुई है, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से संबंधों को लेकर के कुछ कठोर फैसले लिए हैं। पहला फैसला 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई। दूसरा फैसला अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। तीसरा फैसला पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना यानी कि SVES के तहत भारत में प्रवेश की सारी राहें बंद कर दी गई। चौथे फैसले में सरकार ने दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। पांचवा फैसला भी उच्चायोग से ही जुड़ा हुआ था। सरकार ने अपने पांचवें फैसले में भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या को कम करने का ऐलान किया। ये फैसले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे, लेकिन 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को न्याय के कटघरे में लाना अभी भी जरूरी था। इस जरूरी काम को अंजाम दिया गया 7 मई की सुबह करीब 1 बजे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 जगहों को निशाना बनाया। कौन कौन सी हैं ये 9 जगहें और इनको ही निशाना क्यों बनाया गया है वो भी जान लीजिए। पहला, बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा पंजाब का ये बड़ा शहर आतंकी रिहाइश के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि शहर के अहमदपुर इलाके में जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है, जी हाँ, हेडक्वार्टर। साल 2000 के अंत में IC-814 के हाईजैकर्स द्वारा बंधक बनाए गए यात्रियों की रिहाई के बदले में भारत द्वारा रिहा किए गए आतंकवादियों में से एक मसूद अजहर द्वारा स्थापित जैश-ए मोहम्मद पिछले 2 दशकों में भारत में हुई कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। अब भारत ने इसी मुख्यालय को निशाना बनाया है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अजहर मसूद के परिवार के 10 लोग और उसके 4 गुर्गे मारे गए हैं। दूसरा, मुरीद के सीमा से 30 किलोमीटर दूर स्थित ये शहर लंबे समय तक लश्कर तैयबा का मुख्यालय रहा है, जो भारत को निशाना बनाने वाले सक्रिय और सबसे घातक आतंकी समूहों में से एक है। भारत का मानना है कि हाफिज सईद ने 2008 में मुंबई पर 26/11 के आतंकवादी हमले की योजना यहीं बनाई थी। हालांकि सईद सालों पहले मुरीद के छोड़ करके लाहौर चला गया था, लेकिन अब भी यहाँ आतंकी गतिविधियां होती हैं। इस संभावना को देखते हुए भारत के निशानों की लिस्ट में इस शहर का नाम भी है। तीसरा, सर्जिल कैंप शकरगढ़। खबरों के मुताबिक यहाँ जैश-ए मोहम्मद का कैंप था, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 8 किलोमीटर दूर सांबा कठुआ के सामने स्थित है। चौथा, महमूना कैंप सियालकोट। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रशिक्षण शिविर था, जिसे इस हमले में निशाना बनाया गया है। पांचवा, लश्कर कोटली कैंप POK। राजौरी के सामने LOC से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित इस कैंप को लश्कर बॉम्बर कैंप बताया जाता है, जिसकी क्षमता लगभग 50 आतंकवादियों की है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि हमले के समय 50 में से कितने लोग इस कैंप में मौजूद थे। छठा, लश्कर सवाई कैंप तंगधार POK। खबरों के अनुसार हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में हुए आतंकवादी हमलों की जड़ें LOC के 30 किलोमीटर अंदर स्थित इसी जगह से जुड़ी हुई हैं। सातवां, बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद। यहाँ जैश-ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था। आठवां, बरनाला कैंप POK। इस जगह का जिक्र राजौरी के सामने LOC से केवल 10 किलोमीटर दूर स्थान के तौर पर किया गया है। यहाँ पर लश्कर तैयबा का ठिकाना था। 9वां, गुलपुर। एक जगह पुंछ राजौरी के सामने LOC से करीब 35 किलोमीटर दूर। खबरों के अनुसार 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में हुए हमलों और जून 2024 में एक बस में यात्रा कर रहे निर्दोष तीर्थ यात्रियों पर हुए हमलों की जड़ें यहीं के आतंकवादियों से जुड़ी हुई हैं।
हमले के बाद सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि रात 1:05 से 1:30 के बीच ये ऑपरेशन हुए हैं। पहलगाम में निर्दयता से जिन निर्दोष पर्यटकों को मारा गया उनके लिए ये ऑपरेशन किया गया है। पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। हमने पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट को चुना था और इन्हें हमने तबाह कर दिया। यहाँ पर लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए थे। हमने विश्वसनीय सूचनाओं और इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना। ऑपरेशन के दौरान हमने ये निश्चित किया कि बेगुनाह लोगों और सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे। सुबह होते होते हमलों के निशान दिखने लगे। मुजफ्फराबाद में एक पहाड़ी पर बनी मस्जिद पर सटीक हमला हुआ। उसकी मीनार टूटकर गिर चुकी थी और इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया। आसपास के घरों में धमाकों की आवाज से लोग डर गए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में जोरदार धमाकों से आसमान लाल हो गया, जैसे आग के गोले उठ रहे हों। दूर से लोग भागते हुए दिख रहे थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली और पंजाब के बहावलपुर में भी धमाकों की खबरें आईं। भारतीय टीवी चैनलों पर देर रात से ही पाकिस्तान में आग के गोले और धुएं के गुबार के वीडियो चलने लगे। हालांकि इनकी पक्की पुष्टि करना मुश्किल था। हमला पूरी तरह से सोच समझ करके किया गया था। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिल करके अपनी सीमा से लंबी दूरी की मिसाइलों से इन जगहों को निशाना साधा। लड़ाकू विमानों ने भी दूर से सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया कि ये कार्रवाई नाप तोल करके और संयम के साथ की गई है। खास ध्यान रखा गया कि जरूरत से ज्यादा उकसावे की स्थिति ना बने। हालांकि हमले की रात बीतने से पहले ही पाकिस्तान की सेना ने एलओसी के अनेक सेक्टरों में जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सीमा से सटे गांवों पर गोले गिरने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना की इस अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 8 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। कई मकानों को क्षति पहुंची है और सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति एहतियातन बंद कर दी गई है, काट दी गई है। बदले में भारतीय सेना ने भी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि भारत ने इस सैन्य ऑपरेशन से ठीक पहले एक चालाकी भरा कदम उठाया। 5 मई को गृह मंत्रालय ने 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल की घोषणा की। ये सिर्फ नागरिकों को तैयार करने के लिए थी, यानी भारतीय सेना ने नॉर्मल अभ्यास का माहौल बना करके असल हमले की तैयारियों को छिपा लिया। मॉक ड्रिल की खबर से ऐसा लगा जैसे 7 मई को बस रूटीन अभ्यास होगा, कोई बड़ा मामला तो होगा नहीं, कोई बड़ा हमला नहीं होगा। इससे पाकिस्तान और आतंकी गुटों को गलतफहमी हुई और वो असली हमले के लिए तैयार नहीं थे। इस चाल से भारत को 2 फायदे हुए। एक तो हमले में सरप्राइज का मौका मिला और दूसरा कूटनीतिक तौर पर बढ़त मिली। मॉक ड्रिल की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां चुपके चुपके चलती रहीं, जिससे आतंकियों को अपने कैंप खाली करने का मौका नहीं मिल पाया। साथ ही दुनिया के सामने भारत एक जिम्मेदार देश की तरह दिखा, जो बस अपने इलाके में अभ्यास कर रहा है, ना कि पड़ोसी पर हमला करने की खुली तैयारी। जब असली हमला हुआ तो पाकिस्तान और आतंकी गुट दोनों ही पूरी तरीके से हैरान रह गए, क्योंकि मॉक ड्रिल को मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल करके दुश्मन को चकमा दे दिया गया। हालांकि मॉक ड्रिल का मकसद नागरिकों को तैयार करना था, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि ये ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा सा बन गया। 7 मई की रात जो हुआ वो सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, वो एक चेतावनी थी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बता दिया कि अब न सिर्फ हमला सहन नहीं किया जाएगा, बल्कि हर गोली का हिसाब भी उसी भाषा में लिया जाएगा। मगर असली सवाल यह है कि क्या यहीं पर बात खत्म होगी? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही है। सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान पर दबाव है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बार फिर कश्मीर को लेकर के खलबली मच सकती है। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई दुस्साहस किया तो ये मामला खुली जंग तक भी जा सकता है। इसलिए ये सिर्फ एक घटना नहीं है, एक टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा मोड़ जहां से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते या तो पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं या फिर एक निर्णायक दिशा में जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या कूटनीतिक दबाव काम करेगा? और क्या भारत अब हर आतंकी हमले पर इसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर जैसे सर्जिकल एक्शन को अपनाएगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन भारत ने जो एक्शन किया है, जो खबरें आपको देखने को मिल रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हाँ, ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।